हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के फिजिक्स सेट नंबर 1 का, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का पोलराइजेशन क्या होता है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो क्या कह रहा है कि संचार तंत्र के आवश्यक तत्व क्या हैं, एक ब्लॉक आरेख बनाकर संक्षेप में समझाएं। दैट मीन्स व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली विथ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के साथ आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए सबसे पहले कम्युनिकेशन किसको आप लोग कहेंगे। कम्युनिकेशन जो होता है, अगर आप जैसे मैं यहां से अभी एक मैसेज कन्वे कर रहा हूं आपके लिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हमारा काम कैसा है, बताना, डिलीवर करना, बोलना। कुछ चीज़ें हम लिख करके बता रहे हैं, कुछ चीज़ें बोल करके बता रहे हैं, ठीक है। और आप सेम इंफॉर्मेशन को घर पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, उसको पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ये जो टोटल प्रोसेस है हमारे और आपके बीच का, यही तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन और कुछ नया चीज़ थोड़ी ही है। एक सेंडर होगा, जैसे मैं अभी सेंडर हूं, मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूं आपको, आप रिसीवर हैं। आप क्या हैं, रिसीवर हैं। सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हीं सब सिस्टम्स को जानना या वही सब सिस्टम कंबाइन करके सेंडर से रिसीवर तक जो सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, इमेज है, वॉइस है, दो तरह के सिग्नल यहां से जा रहे हैं, ये दोनों मैसेज हुए। इमेज और वॉइस दोनों को ये मोबाइल फोन जो है वो क्या कर रहा है, या कैमरा जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और गेन करने के बाद इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको स्टोर कर रहा है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस मोबाइल फोन के एंटीना द्वारा भेजा जा रहा है। तो एंटीना क्या बना, ट्रांसमीटर बना। और एंटीना क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको ट्रांसमिशन के लायक बनाने का काम भी किया और साथ ही साथ ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमीटर हो गया। और जो हम लोग का चैनल है, हम लोग का जो मैसेज है, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, वो एयर के थ्रू जा रहा है, दैट इज वायरलेस। कहीं पे लैंडलाइन कनेक्शन, बात करते हैं आप टेलीफोन से, वायर अगर है, वायर्ड कनेक्शन, वही हमारा चैनल है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। जिस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। चैनल के बाद किसका नंबर आता है, रिसीवर का। रिसीवर उसको रिसीव करेगा, आपका मोबाइल फोन रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद आपको देखने लायक, आपको समझने लायक, ठीक है ना, उसको पहले चेंज करेगा उसमें। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या ट्रांसमिटेड सिग्नल को नहीं समझ सकते हैं। ट्रांसमिटेड सिग्नल इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं समझ सकते हैं, नहीं सुन सकते हम, नहीं देख सकते हैं हमको। तब हमारे देखने लायक, हमारे सुनने लायक कौन बनाता है, रिसीवर रिसीव करके बनाता है। और ये रहे आप यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां रहा मैं, तो ये देखिए ब्लॉक डायग्राम है, ये हुआ मैं इंफॉर्मेशन सोर्स, इन्फो सोर्स माने इंफॉर्मेशन सोर्स, और यहाँ यूज ऑफ इन्फो, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन का यूज हो रहा है। हमसे क्या निकल रहा है, मैसेज। आपको भी क्या मिल रहा है, मैसेज। तो दो सिग्नल हुए, मैसेज सिग्नल, एक सेंडर के पास और एक रिसीव, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन के पास। इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद एक इस जगह ट्रांसड्यूसर होता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं देखना है इस क्वेश्चन में। ट्रांसड्यूसर होता है जो वॉइस सिग्नल को, या ट्रांसड्यूसर का काम लास्ट क्लास में भी हम लोग, पहले भी क्वेश्चन आया था, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करता है, बदलने का काम करता है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में बदल दिया, और उसके बाद वो गया ट्रांसमीटर के पास। अगला कौन मिला, ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर क्या करता है, उसको सेंड करने लायक पहले सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिग्नल माने मैसेज, इंफॉर्मेशन, सिग्नल मतलब इंफॉर्मेशन, सीधा सीधा आप कहें, और उसको फिर ट्रांसमिट कर देता है, चैनल के थ्रू जाता है। चैनल कोई मीडियम है, और रिसीवर रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद चूंकि ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीव किया है तो हमारे सुनने लायक बनाएगा, पहले कुछ कमी बेसी होगी उसको सुधारेगा, उसको उसमें प्रोसेसिंग करेगा अपना, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। कौन सा सिग्नल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और फिर यहाँ ट्रांसड्यूसर है, जैसे आपके मोबाइल फोन में स्पीकर हो गया, स्पीकर ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में बदल देता है, और जिसके चलते आप लोग सुन पा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के बीच एक और भी होता है भाई, बीच में नॉइज मिल गया, अनवांटेड चीजें हमारे कम्युनिकेशन में बाधा बन रही हैं,
तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। अब चलिए इनको एक साथ देख लीजिए कैसे कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, इट प्रोड्यूस सिग्नल ऑफ इंफॉर्मेशन विच नीड टू बी कम्युनिकेटेड। जिस सिग्नल को, जिस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है उसे जो प्रोड्यूस करता है उसको इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। सिग्नल किसको कहते हैं, इन्फो इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल है, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है ना। ट्रांसमीटर क्या हुआ, ट्रांसमीटर कन्वर्ट सोर्स इंफॉर्मेशन इनटू सुटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल। किसके थ्रू, चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन के लिए। तो सर चैनल क्या हुआ, फिजिकल मीडियम विच कनेक्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर को जो कनेक्ट करता है वही हमारा चैनल है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वायर और वायरलेस, हमारे केस में वायरलेस है। अभी यहां पे मैं एक माइक यूज कर रहा हूं, ये देखिए ये वायर्ड कम्युनिकेशन है, ये माइक जो है वायर्ड कम्युनिकेशन है। यहां से मोबाइल फोन तक किसके थ्रू जा रहा है, ये वायर के थ्रू जा रहा है। ये वायर हुआ हमारे पास से, मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल तक किससे जा रहा है, वायरलेस, कोई तार हमारे और आपके बीच में नहीं जुड़ी हुई। उसके बाद आ जाइए नॉइज क्या हुआ, तो अनवांटेड थिंग व्हेन ट्रांसमिटेड सिग्नल प्रोपागेट थ्रू चैनल इट मे गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू चैनल इनपरफेक्शन। चैनल के इनपरफेक्शन के कारण डिस्टॉर्ट हो जाता है। दस नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल, ये देखिए यही हमारा नॉइज। नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। रिसीवर क्या है, ड्यू टू नॉइज एंड अदर फैक्टर्स द करप्टेड वर्जन ऑफ सिग्नल अराइव एट रिसीवर। भाई करप्टेड वर्जन पहुंचा है, द रिसीवर हैज टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल। रिसीवर को रिकंस्ट्रक्ट करना उस सिग्नल को इनटू रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, ऑफ द ओरिजिनल मैसेज फॉर डिलीवरिंग इट टू द यूजर, ताकि वो किसको डिलीवर कर सके, यूजर। और यूजर क्या है, कंज्यूमर, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन, कह रहा था कि ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उनके एलिमेंट्स को बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर इतना लिख देते हैं, कहीं से भी 1 नंबर कटने वाला नहीं है। चलिए आ जाइए, चलते हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और 40 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में कह रहा है कि मीटर ब्रिज की क्रियाविधि का सिद्धांत लिखिए। मीटर ब्रिज द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। State the principle of working of meter bridge. Draw the circuit diagram for finding an unknown resistance using meter bridge. क्या करना है, draw the circuit diagram, एक सर्किट डायग्राम बनाना है, finding unknown resistance using मीटर ब्रिज, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ये ए पार्ट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे बी पार्ट पर। तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि मीटर ब्रिज है क्या, तो इट इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस को यूज करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको मीटर ब्रिज कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, पूछा है आपसे, व्हीट स्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा है हमसे, फिर भी हम लोग दिखा दे रहे हैं, लिखे नहीं है उसके बारे में, बता दे रहे हैं। अगर एग्जाम में आए तो जरूरत पड़ने पर लिख लीजिएगा। ये देखिए 2 मेटालिक क्लैंप्स होते हैं, ये AC और BF, 2 मेटालिक जो L शेप में होते हैं, 90 डिग्री पर बेंड होते हैं। और बीच में एक और मेटालिक स्ट्रिप होता है DE। DE में 3 स्क्रू होते हैं, DOE। और ये जो राइट एंगल टाइप से उनमें 2 स्क्रू होते हैं, A और C, और इसमें B और F, ये स्क्रू होते हैं जिसमें हम रेसिस्टेंसेस वायर टाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा मीटर ब्रिज है उसका मेन पार्ट, ये देखिए एक वायर है यहाँ से यहाँ तक AB, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक तार गया है, दैट इज AB। ये हमारा जॉकी था जो मिट गया, ठीक है। एक वायर गया है A से B तक, एकदम टॉट है, टाइट है। अब हमने इस तार को किससे कनेक्ट कर दिया है, सेल से कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच के थ्रू एक रियोस्टेट लगा दिए, वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि करंट फ्लो कर सके हम लोग का। एक मीटर लगाए हैं, जॉकी कनेक्टेड है पॉइंट O से जो वायर पर टच करता है AB पर, उसके हिसाब से आप कहां पे टच कर रहा है आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसके लिए एक मीटर लगा हुआ है, नाम है मीटर ब्रिज। ये टोटल सेटअप एक लकड़ी के वुड के बेस पर फिक्स होता है, ठीक है। इतना लिख पाएंगे शायद, वर्ड आपके पास है। चलिए आ जाइए वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि जॉकी जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्टेड है, ताकि गैल्वेनोमीटर क्यों, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं होता, और बैलेंस से ब्रिज हम लोग को पढ़ना है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो अगर J इस जगह पे कनेक्ट किया है तो A से J तक का लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे L1, तो रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ में से L1 को घटा दीजिए, दैट इज L2 मान लेते हैं हम लोग।
तो कह रहे कि जॉकी डिवाइड वायर इनटू टू पार्ट्स विथ लेंथ L1 एंड L2 एक्ट एज टू रेसिस्टर्स। ये दो अब रेसिस्टर की तरह काम करने लगे हैं। इफ रो इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अगर वायर का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो दिया हुआ है तो AJ का रेसिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू L1, और BJ का रेसिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू L2। क्लियर है ये चीज? ध्यान से इसको सुनिएगा। A से J तक का रेसिस्टेंस चूंकि लेंथ L1 था तो रो L1, और B से J तक का रेसिस्टेंस लेंथ L2 था तो रो L2। अब देखिए ये टोटल सेटअप हमारा कैसा है, ये देखिए हमारा ब्रिज है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे ये ब्रिज है O से J के बीच में, O से C के बीच में, या O से A के बीच में, O से C कहिए या A कहिए, दोनों बात सेम है, मेटल के स्ट्रिप है ये सब। तो O से A के बीच में एक रेसिस्टेंस R था और O से B के बीच में एक रेसिस्टेंस X था। ये अननोन था, यही अननोन रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग को मेजर करना है। ये वाला रेसिस्टेंस का नाम हम लोग दे दिए हैं P, यहाँ पे लिख दिया है P, और यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस का नाम दे दिया है Q। अब बताइए अगर ब्रिज बैलेंस है, फॉर बैलेंस ब्रिज X इज इक्वल टू R, सॉरी यहाँ पे देखिए P बाई Q इज इक्वल टू R बाई X। बैलेंस ब्रिज के लिए इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो हमको X चाहिए, X को ले आया ऊपर, यहाँ देखिए दिख रहा है, Q चला जाएगा इधर राइट साइड में, तो RQ बाई P हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू R, Q का वैल्यू कितना है सर, रो L2, और P का वैल्यू रो L1। रो और रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, रो L2 बाई L1, और R इज इक्वल टू 100 माइनस L1 बाई L1 हम कह सकते हैं। L1 प्लस L2 अगर 100 सेंटीमीटर है, एकदम चिंता मत कीजिएगा कि लेंथ 100 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, किस चीज में है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। हाँ, ये चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो रीडिंग भी सेंटीमीटर में लेंगे, लेंथ अगर मीटर में है तो रीडिंग भी किस में ले लीजिएगा, मीटर में ले लीजिएगा। दोनों यूनिट कट जाएंगे, आपको अननोन रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ 40 का जो है कह रहा है किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दैट मीन्स डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। चलिए देखने चलते हैं हम लोग इसको। देखिए हमारा बी पार्ट का जो है हमने क्या किया, कंसीडर किया है, कंसीडर सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर। ये हमारा एक सर्कुलर क्वाइल है, रेडियस आर है, कैरिंग करंट आई, इसमें करंट कितना माना है हमने, आई करंट माना है, लिख देते हैं यहाँ पे। प्लेन ऑफ क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू द पेपर। अगर पेपर बोर्ड है हमारा तो क्वाइल ऐसे रखा हुआ है, बाहर निकल रहा है आधा पोर्शन और आधा पोर्शन समझिएगा प्लेन के अंदर है, पेपर के अंदर। एंड P इज पॉइंट ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस x। P कोई पॉइंट है इस जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है, एक्सिस से x डिस्टेंस पर है। फाई इज एंगल सबटेंडेड बाय R एट P। ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना एंगल बनाया है, फाई, तो नीचे वाला भी एंगल कितना होगा, ये फाई। ठीक है, अब बताइए अगर ये R है ये x है, तो जो डिस्टेंस यहाँ से R इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप लोग कह सकते हो। तो करंट एलिमेंट आइडियल एट टॉप इज आउटवर्ड। जो यहाँ पे करंट एलिमेंट बनेगा आइडियल, उसमें करंट प्लेन से बाहर की ओर होगा और नीचे अंदर की ओर। जैसा कि ये डॉटेड लाइन बोर्ड के भीतर है और ये वाला लाइन बाहर की ओर, तो देखिए करंट ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से करंट घूम रहा है, यूं। ये करंट का घूमने का डायरेक्शन है, तो यहाँ से उधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ये, और नीचे एंट्री कर रहा है तो अंदर की ओर। ठीक है, दैट मीन्स एक चीज तो क्लियर है कि ये वाला लाइन प्लेन में है और करंट एलिमेंट बाहर की ओर है, तो दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है DL क्रॉस R, वो हमारा साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 1 होता है। करंट एलिमेंट आइडियल एट टॉप इज आउटवर्ड एंड आइडियल एट बॉटम इज इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट ए पर जो एलिमेंट है उसके कारण फील्ड क्या होगा, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL क्रॉस R कैप बाई R स्क्वायर, और DL क्रॉस R कैप क्या होगा, DL साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री है इस जगह पर। ये देखिए करंट आपकी तरफ है और ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL बाई R स्क्वायर। सिमिलरली आप फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट C कह दीजिए, C पर जो एलिमेंट है उसके कारण फील्ड कितना होगा, तो dB प्राइम नाम दिया है हमने, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL R स्क्वायर। चलिए अब इसको यहाँ पे रोकिए, अब यहाँ आ जाइए। इसके कारण फील्ड चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जिनका क्रॉस ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो भाई एगो तो DL बाहर में है, उसका परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन में आएगा, और एक प्लेन में एक और लाइन है उसके परपेंडिकुलर ये जाएगा। सिमिलरली इसका dB प्राइम मान लिए हैं इधर। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है बॉस, सेम दिख रहा है सर, सेम डिस्टेंस पर है, सेम एलिमेंट है, सेम करंट है, सब कुछ सेम एंगल है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो dB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट dB cos फाई और dB प्राइम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट dB प्राइम cos फाई। ठीक है, ये फाई कहां से आया समझ में आया, ये देखिए टोटल एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, सर ये दोनों में कॉमन है, तो अगर ये फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई होगा।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट dB cos phi और dB प्राइम cos phi दोनों कैंसिल करेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो dB एंड dB हैज इक्वल मैग्नीट्यूड, हेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट dB cos phi एंड dB prime cos phi cancel each other which while parallel component add up to give net field। parallel component जो है जोड़ा करके ऐड करके आपको नेट फील्ड देगा, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, हेंस B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB पैरेलल, dB पैरेलल का इंटीग्रेशन करना होगा, तो dB पैरेलल कितना होगा सर, dB sin phi, इधर का कंपोनेंट कितना होगा, dB sin phi, dB sin phi, dB sin phi होगा। dB sin phi को हमने इंटीग्रेट किया, चलिए dB का वैल्यू देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, यहां देखिए हाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, जिसमें dl सर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हमने बाहर रख लिया। यहाँ sin phi, phi भी कभी नहीं बदलेगा क्योंकि रेडियस नहीं बदलेगा तो phi भी नहीं बदलेगा, तो sin phi भी कांस्टेंट है, बाहर रखा, dl को इंटीग्रेट किया और इस वायर का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सर 2 पाई आर, इंटीग्रेशन टोटल लेंथ ही है क्योंकि लेंथ पर इंटीग्रेशन है, तो फिर हमने रख दिया उसका वैल्यू 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो बचा म्यू नॉट आई आर बाई 2। अब साइन फाई देखिए, साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आर और हाइपोटेनस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। चलिए यहां जाइए, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और नीचे 2 आर कितना हो जाएगा आर, सॉरी ये छूट गया ना, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा आर क्यूब। चलिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर का वैल्यू हमने रख दिया सर, रूट मतलब पावर 1/2 और ऑलरेडी पावर कितना है 3, तो पावर कितना हो जाएगा 3/2, तो 4 n टर्म्स, अगर ये एक टर्म्स है तो इतना फील्ड आएगा, n टर्म्स अगर होता तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट इन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना 3/2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 में ही और में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका हम लोग पहले बी पार्ट करते हैं, चूंकि बीओ सावर्ट पर ही था तो हमने सोचा दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही ले लेते हैं, और बी पार्ट में 2 क्वेश्चन है, बी पार्ट में 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक था कि बीओ सावर्ट का नियम क्या है, बीओ सावर्ट का नियम क्या है उसको लिखिए, तो ये देखिए बीओ सावर्ट का नियम है, बीओ सावर्ट और लाप्लास 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ डेवलप किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। तो उन्होंने कहा बीओ सावर्ट लॉ क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लोज टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कौन काम आता है, बीओ सावर्ट लॉ काम आता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड dB एट पॉइंट P ड्यू टू वेरी स्मॉल लेंथ dl ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट I इज, ये रूल क्या करता है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है I करंट कर रहा है तो उसका एक स्मॉल लेंथ dl के कारण r डिस्टेंस पर P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड I के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा करंट उतना मजबूत फील्ड। दूसरा एलिमेंट के लेंथ पर प्रोपोर्शनल करता है, डिपेंड करता है, dl प्रोपोर्शनल dB प्रोपोर्शनल dl। तीसरा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, तीसरी बात कही इन लोगों ने। और चौथा dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, साइन थीटा ये देखिए थीटा दिखाना हम भूल गए, ये यहाँ थीटा है, तो dl और r कैप के बीच का एंगल थीटा है, थीटा एंगल बिटवीन dl एंड r कैप, ये है r क्या है डिस्टेंस, r क्या है डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एलिमेंट से डिस्टेंस है, r इज डिस्टेंस ऑफ p, पॉइंट p का कहां से, एलिमेंट से। चारों को कंबाइन कीजिए आप, कंबाइनिंग ऑल द 4 dB प्रोपोर्शनल, देखिए I ऊपर dl ऊपर और साइन थीटा, I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आता है और k का वैल्यू जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सर म्यू नॉट का वैल्यू ये देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होता है परमिएबिलिटी किसका, ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी है। चलिए अब बताइएगा, अगर हम देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, dB बराबर लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, I dl क्रॉस r कैप बाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, किसी कोई दिक्कत, सर dl क्रॉस r कैप क्या होगा, dl का मैग्नीट्यूड दैट इज dl, r कैप इज यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू साइन थीटा, तो ये देखिए dl और r कैप के बीच का एंगल थीटा, तो साइन थीटा है यहाँ पे, ठीक है, जिसको म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl, अगर r कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये सब क्लास 11th में पढ़े होंगे, r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड r, r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड r,
तो 2 r पहले से थे और एक r कैप वाला r नीचे आ जाएगा, r क्यूब हो जाएगा ये वेक्टर फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन इसमें दूसरा पार्ट जो था, दूसरा पार्ट कह रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली है हमारे पास जिसमें 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 4 है, दोनों की त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर है और इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो बताइए। तो कुंडली के केंद्र पर ये देखिए कुंडली निकाले हैं आप, x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, केंद्र पर आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं, देखिए यहाँ पे यही है ना, x का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दीजिए, x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो ये खत्म, कितना 2 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब और ऊपर r स्क्वायर है, नीचे r क्यूब ऊपर r स्क्वायर, 2 r कट जाएंगे, क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो वही लिखा हमने म्यू नॉट एन आई बाई 2r, एन दिया है 100, r दिया है 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। I का वैल्यू 0.2 एम्पियर गिवन है, I का वैल्यू कितना है 0.2 एम्पियर, सबका वैल्यू रख दीजिए। B का वैल्यू हमने बताया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 यूनिट होते हैं हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। SI में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 लिख दिया हमने, सबको कट किया, देखिए 4 से 4 गया, 2 से 0.1 बार में ये गया, तो बचा यहाँ पाई और यहाँ बचा 0.1, तो पाई इंटू 0.1 इंटू -7 पहले से था, +2 ये देगा और -2 पर जाएगा तो +2 देगा। चलिए -7 + 4 हो गया, -7 + 4 -3, अच्छा 0.1 कितना देगा -1, ठीक है ना। तो 3.14 हमने पाई का वैल्यू रख दिया है, 10 पावर -4 टेस्ला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, तो हम लोग फिजिक्स में यहीं तक करते हैं। बचता है इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन के 2 पार्ट बच रहे हैं और 40 क्वेश्चन का और में के एक क्वेश्चन बच रहा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम रेसिस्टर्स, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जो कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।